हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। है ना। वंशागति मतलब क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण संतान से जनक से कहा जा रहा है संतान में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वंशागति। और देखते हैं कि संतान में और जनक में क्या होता है, तो विविधता होता है, अंतर होता है ना। तो उसी का क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुआ। कि जो मेंडल साहब ने क्या किया था, तो मटर का पौधा चुना था। तो इससे क्या लाभ हुआ? तो इससे यह लाभ हुआ था कि मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से निम्नलिखित लाभ हुआ। पहला लाभ क्या था कि यह था एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा क्या होता है, तो एक वर्षीय होता है। इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। दूसरा है, इसमें विभिन्न विभिन्न लक्षणों के विकल्पी रूप होते हैं। मटर के पौधे में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। तीसरा है, इसमें स्वपरागण होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं पाए जाते हैं। सो इसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है। मतलब कि जो इंसान में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होता है, और पुष्प में क्या होता है, तो परागण की प्रक्रिया होता है ना। तो इसमें क्या होता है, नर एवं मादा एक ही पौधे में पाया जाता है। कि नर और मादा क्या होता है, लैंगिक अंग कहाँ पाया जाता है, तो एक ही पौधा के में पाया जाता है। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध तथा विविध विविध पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पौधे पौधे शुद्ध बनते हैं। इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्षण निकालने में आसानी होगा। मतलब कि मेंडल ने मटर का पौधे का चुनाव क्यों किया था? तो क्या था कि यह एक वर्षीय होता है, इसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। और क्या होता है, यह क्या है, द्विलिंगी होता है। यानी कि इस पर नर और मादा अंग साथ में ही होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विलिंगी कहते हैं। और क्या होता है कि इसके जो पीढ़ी होते हैं, क्या था, अनेक बीज उत्पन्न हो सकता है। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभाविता और अप्रभाविता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद समयुग्मजी और विषमयुग्मजी से आप क्या समझते हैं। एकर क्रॉस और द्विक क्रॉस से आप क्या समझते हैं, है ना। इसके बीच क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत अंतर लिख देना है ना। तो प्रभाविता और अप्रभाविता, पहला इसमें है कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों जोड़े में कोई एक कारक एक दूसरे पर प्रभावी होता है। प्रभाविता मतलब क्या, कि ऐसा गुण जो जिसका प्रभाव अधिक मात्रा में हो।
है ना। यानी कि जो जोड़ा में रहेगा उसमें से एक का प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दूसरा इसी में अप्रभाविता में है, इसके इसमें असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक कारक दूसरे में क्या हो जाता है, छिप जाता है। इसका इसका जो होता है प्रभाव नहीं पाया, इसका प्रभाव नहीं होता है। दूसरा अंतर क्या है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्मक में दिखाई देते हैं। अप्रभाविता है, यह संकरण के पश्चात पीढ़ी के विपर्यासी गुणों में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होते हैं। मतलब कि प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, जैसे कि एक स्कूल होता है, उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो जो ज़्यादा तेज होता है तो क्या होता है, सभी के टीचर के नज़र में आता है ना। तो वह क्या हो गया, वह प्रभावी हो गया। और बहुत सारे बस स्टूडेंट क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं और टीचर के नज़र में नहीं आते हैं, तो वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। उसी तरह से पौधे में भी क्या होता है, जैसे लंबा तो क्या है, प्रभावी है, बौना तो क्या है, तो अप्रभावी गुण है ना। तो जो प्रभावी गुण रहेगा अपने पीढ़ी में क्या करेगा, दिखेगा, लेकिन अप्रभावी गुण अपने पीढ़ी में नहीं दिखेगा। दूसरा अंतर है कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी से आप क्या समझते हैं। समयुग्मजी यानी कि समान युग्मक, है ना। समयुग्मजी मतलब क्या होता है, समान युग्मक का जीन। और क्या होता है विषम युग्मजी, मतलब कि अलग अलग प्रकार का युग्मक। ठीक है, इसमें एक कारक के दोनों युग्मक विकल्पी समान होते हैं, जैसे बड़ा वाला टी छोटा वाला टी दोनों समान रहेगा। उसके बाद विषम युग्मजी में क्या होगा कि दोनों युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। दूसरा अंतर है क्या है, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जब जनन होगा तो क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण होगा तो दोनों का युग्मक क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और विषम युग्मक में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण हो जाता है। तीसरा अंतर क्या है, इसमें संतान जनक के समजीनी एवं समलक्षणी होते हैं। क्या होता है कि समयुग्मजी में क्या होता है, जो संतान होते हैं अपने माता पिता के समान थोड़ा बहुत दिखते हैं। और विषम युग्मजी में क्या होता है, इसमें संतान में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों दिखता है। तीसरा अंतर देखते हैं, एकल क्रॉस और द्वि क्रॉस में क्या अंतर है। एकल मतलब क्या है, एक गुण को लेकर क्रॉस करवाना। उसके बाद द्वि संकर मतलब क्या होता है, दो गुण को लेकर क्रॉस करवाना, है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पहला अंतर क्या है कि एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। दो विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक ही प्रकार के गुण इसमें लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऐसा जीव जिसमें से एक जीन स्तर पर युग्म विकल्पी विषम युग्म जी है। इसमें क्या है, ऐसा जीव जिसमें से दो जीन स्तर पर युग्म विकल्प में से भिन्न है। तीसरा अंतर क्या है, इसमें एक लक्षण लिया जाता है, इसमें दो लक्षण लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि कोई कोई द्विगुणित जीन 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी है, जिसके प्रकार के युग्मकों का उदाहरण संभव है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा होगा कि जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात किसी संकरण में तुलनात्मक लक्षणों के तीनों जोड़े जीन होते हैं, प्रत्येक जोड़े लक्षण का 20 संयोजन दूसरे जोड़ों से संपर्क स्वतंत्र होते हैं, तो द्विगुणित जीन 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजीव होते हैं, जैसे कि पीला तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों के जनकों के संकरण नाटे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे गोल और पीले बीज वाले पौधे की विषम युग्मजीय जीन बड़ा टी छोटा टी, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई होते हैं। इससे 8 प्रकार के युग्मक TRY टी छोटा और वाई है ना इत्यादि बनते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्म निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए संयोजन कर लेते हैं। मतलब कि जब बताया जा रहा है कि जब इसमें 2 गुण लेकर प्रयोग को किया जाता है तो क्या होता है कि इसमें 8 प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो जाता है ना। जो क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी के जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए संयोजन कर लेता है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि एकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें, है ना। प्रभाविता का नियम मतलब क्या होता है कि मेंडल के द्वारा 3 नियम दिया गया था, है ना। तो उसमें से एक नियम क्या है, तो प्रभाविता का नियम है। तो इस नियम में मेंडल साहब ने क्या किए थे कि एक गुण को लेकर आपस में क्रॉस करवाया था, तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। तो एक ही लक्षण के लिए बीपीआरसी पौधे के मध्य संकरण एकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के पौधे बड़ा टी और बौने पौधे के मध्य कराया गया संकरण F1 पीढ़ी में सभी लंबे विषमयुग्मजीव प्राप्त होते हैं, और F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक बड़ा वाला टी और बौनापन के कारक है। बौनेपन के कारक पर क्या होता है, प्रभावी होता है, अर्थात अप्रभावी होने से होते हैं। अतः प्रथम पीढ़ी में उपस्थित हुए तो स्वयं को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः लक्षणों के निर्धारण करने वाले कारक युग्मक में जब कारक दूसरे के कारक पर प्रभावी होते हैं उसे अप्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब कि मेंडल साहब ने एक लक्षण लिए, लंबा वाला लक्षण लिए, है ना। तो लंबा वाला लक्षण का चीज शो किए टी से, बड़ा वाला टी से। अब बौना वाला लक्षणों का शो किए तो छोटा वाला टी से। और इस तरह से जब क्रॉस करवा कर देखा गया कि लंबे वाले गुण जो प्रथम पीढ़ी में है ज्यादा मात्रा में प्रकट हुआ, जिससे सभी संतान क्या हो गया, तो लंबा हो गया, और बौने वाला क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। उसके बाद जब मेंडल साहब ने फिर से जब प्रयोग किए सेकंड पीढ़ी में, तो देखा गया कि आगे थोड़ा बता देते हैं, तो देखा गया कि
सेकेंड पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात 3:1 हो जाता है, यानी कि जो बाहर जो लक्षण दिखता है फिनोटाइप, उसका अनुपात कितना हो जाता है? 3:1, यानी कि लंबा वाला 3 और नाटा वाला 1, है ना। उसी के साथ जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 हो जाता है। ये किसमें? तो दूसरा पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, कि परियाक्षी संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि F1 तथा समयुग्मजीय अप्रभावी लक्षण वाले जीन के मध्य कराया गया संकरण परियाक्षी संकरण कराया जाता है ना। मतलब कि F1 जीव तथा समयुग्मजीय अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य करवाया गया संकरण क्या कहलाता है? तो परियाक्षी संकरण कहलाता है। इसमें आपको फोटो किस तरह से बनाना है, तो एक बड़ा वाला तीर ले लीजिएगा, छोटा वाला तीर लेके आपस में क्रॉस करवा के आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक ही जीन स्तर वाले समयुग्मजीय मादा और विषमयुग्मजीय नर के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण पर परसेंट वर्ग बनाकर प्रदर्शित करें। मतलब कि फिनोटाइप मतलब क्या होता है? जो लक्षण बाहर से दिखता है, जैसे लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है? बाहर से दिखता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनोटाइप कहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है? तो दर्शाना है। तो कैसे दर्शाइएगा कि गुणसूत्र पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजीय मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषमयुग्मजीय नर जैसे संकर लंबे पौधे का मध्य करवाने पर प्राप्त पुष्पीय संतति में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजीय और 50% समयुग्मजीय प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब 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 गुणसूत्र में क्या हो जाता है कि आपस में काची करवाया जाता है, तो संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पुत्रीय संतति प्राप्त होते हैं, जिसमें से 50% क्या होता है? प्रभावी लक्षण, और 50% क्या हो जाता है? प्रभावी लक्षण। दोनों ही प्रभावी रहेगा, लेकिन एक में क्या रहेगा? विषमयुग्मजीय और एक में रहेगा समयुग्मजीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, कि पीले बीज वाले पौधे, लंबे पौधे, बड़ा और संकरण पौधे का संकरण हरे बीज वाले पौधे से कराया जाता है। तो किस प्रकार का फिनोटाइप संतति प्राप्त होते हैं? तो पहले में क्या होगा कि हरे और लंबे और हरे वाला में क्या होगा? तो इसमें फिनोटाइप कितना प्राप्त होगा? तो 6 प्राप्त होगा। और बौने और हरे वाले में फिनोटाइप कितना प्राप्त होगा? तो 2 प्राप्त होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो विषमयुग्मजीय लक्षणों का क्रॉस जब करवाया जाता है, तो
दो स्थल सहलग है तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का विवरण दीजिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के एक साथ वंशागत होने की जीन सहलंगता या सहलग जीन कहते हैं। सहलगता मतलब क्या कि आपस में मिलना, ठीक है। सहलग्न जीन के द्वारा नियमित होने वाले लक्षणों को सहलग लक्षण कहते हैं। जीन सहलगता के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए। ये मेंडल के द्वारा संकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्र वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल नेत्र वाली मक्खियों के साथ करवाया। इससे प्राप्त पुत्रीय संतति F1 पीढ़ी में यानी कि प्रथम संतान को जब प्राप्त हुआ तो सदस्य में परस्पर क्रॉस करवाने पर उन्होंने पाया कि दो जोड़े जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं होता है और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियम के अनुसार 9:3:1 से काफी भिन्न प्राप्त होता है। यह अनुपात दो जीन के स्वतंत्र कार्य करने पर अपेक्षित है पर संलग्न के कारण होता है। मतलब कि मेंडल साहब ने तो पहले तो प्रयोग किया ही किया, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, क्या था, मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया यानी कि फल मक्खी पर इन्होंने प्रयोग को किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवांशिक में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप वर्णन कीजिए। कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में मॉर्गन का क्या योगदान था। तो क्या योगदान था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है। मॉर्गन ने किस क्रॉस वंशागति की खोज की। मॉर्गन एवं उसके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी मानकर आनुवांशिक मानचित्र की रचना की जो गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति में दर्शाता है। मॉर्गन ने क्या किया कि मॉर्गन ने विनिमय संलग्नता की खोज की। उन्होंने संलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। कि मॉर्गन ने क्या किया कि बहुत सारे योगदान को दिया जो कि निम्नलिखित है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या होता है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है ना। तो वंशावली विश्लेषण, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवांशिकी के नियम एवं प्राणियों के भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतु पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़े हैं।
मानव पर प्रयोगशाला में ऐसी परीक्षण नहीं किया जा सकता है। मानव आनुवंशिक के अधिकांश तथ्य जन समुदाय के अध्ययन एवं अन्य जीवों के आनुवंशिक पर आधारित है। मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गेल्टन ने 2 विधियां दी, है ना। वो विधि क्या थी? तो कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावली के अध्ययन। हार्डी एवं विनबर्ग ने पूरे जन समुदाय के आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एवं महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असमानता या लोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो आनुवंशिक का नियम दिया गया है ना, तो आनुवंशिक का जब नियम दिया गया तो इस नियम के लिए आप इंसान पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जीव पर ही प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर कोई बीमारी होता है तो इंसान पर कुछ थोड़ा बहुत को बीमारी को आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लैंगिक जनन करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी और उभयलिंगी तथा एक लिंगी, है ना। एक लिंगी जीव में नर तथा मादा अलग अलग जंतुओं में होता है। नर और मादा का शरीर संरचना में अंतर होते हैं, इसे भेद कहते हैं। मतलब कि नर और मादा का शरीर कैसा होता है? तो अलग अलग होता है। एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकलक ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद प्रतिपादित किया। इसके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्र पर स्थित होता है तथा इसके वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होता है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाया जाता है, समजात गुणसूत्र तथा लैंगिक गुणसूत्र, है ना। सभी जीव में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है? तो 2x यानी कि 2 गुणित होता है। इसमें 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, है ना। लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, x और y किसमें होता है? तो पुरुष में, और x किसमें होता है? तो महिला में होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, युग्मक में एक ही लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन गुणसूत्रों की विभिन्नता ही लिंग निर्धारण करती है। लैंगिक गुणसूत्र के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है ना। तो मतलब कि बताया जा रहा है कि इंसान में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंगी गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। जैसे इंसान में होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो 1 से लेके 22 तक जो गुणसूत्र होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अलिंगी गुणसूत्र। इसके द्वारा क्या होता है? तो इंसान के शरीर का निर्माण होता है, हाथ पैर का निर्माण होता है। और 23वां गुणसूत्र है उसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। उसके द्वारा
इंसान का लिंग का निर्धारण होता है ना। न मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A, माता के B। तो जनकों के जीनोटाइप मालूम करने और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। रुधिर में वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होते हैं। इसकी वंशागति 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक हो जाता है ना। यानी कि ब्लड ग्रुप में जो रक्त समूह का निर्धारण करता है तो किस जीन के द्वारा किया जाता है, तो आई जीन के द्वारा किया जाता है ना। आई जीन क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, IA, IB और सिर्फ आई, है ना। अगर IA और IB मिलता है तो क्या बनता है, तो ब्लड ग्रुप AB बनता है। IA और IB मिलता है तो क्या बनता है, ब्लड ग्रुप AB। और ब्लड ग्रुप IA और सिर्फ I खाली मिलेगा तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप O बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित का चीज करना है तो निम्नलिखित का चीज करना है तो परिभाषित करना है। पहला क्या है, सप्रभाविता। दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता क्या होता है, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी और अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो इसे क्या कहते हैं, सप्रभावी कहते हैं। यानी कि सप्रभाविता में क्या होता है, जीन के बीच का दूरी कम होता है, जिससे क्या होता है कि जो वह संतति में साथ में जाता है और साथ में अपना प्रभाव को दिखाता है। जैसे कि देखिएगा ब्लड ग्रुप A और B, है ना, दोनों जीन का चीज रहेगा साथ में संतति में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपूर्ण प्रभाविता। विपर्यासी लक्षणों में युग्म का लक्षण दूसरे एवं अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण के लिए कुछ पुष्प का नाम है, लाल या सफेद पुष्प के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सारा सफेद न होकर क्या हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रभाविता का नियम इस पे लागू नहीं होता है ना। आगे देखते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है ना, कि DNA के किसी एक क्षार में क्या हो जाता है, परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल अनीमिया, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हंसियाकार अवरक्ता भी कहते हैं। उसके बाद वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिस्थापित किया, तो किसने दिया था वंशागति क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, तो सटर और बोबरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दो अलिंगी सूत्री अनुवांशिक विकारों एवं उसके लक्षणों का उल्लेख करें। मतलब क्या कि ऐसा लोग जो अलिंगी गुणसूत्र में होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुवांशिक अलिंगी विकार कहते हैं।
तो पहला विकार क्या है? तो दात्र कोशिका एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया इसे हम लोग भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इंसान के शरीर में जो आरबीसी है गोल नहीं हो पाता है, यानी कि आरबीसी का आखिर कैसा होता है? गोल। लेकिन क्या हो जाता है? दात्र जैसा हो जाता है। कैसा? तो सिकल के रूप में हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि इसे नस में बहने में से दिक्कत हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यह मनुष्य में एक अप्रभावित जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावित जीन समयुग्मकी अवस्था में होते हैं तथा समान हीमोग्लोबिन के स्थान पर असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। अप्रभावित जीन के कारण हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला में छठा स्थान पर ग्लूमेटिन के जगह पे विलीन का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि लाल रुधिर कणिका हंसुआ के आकार में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में घातक रक्तचाप हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया। यह रोग एक अप्रभावित जीन के कारण होता है। इस लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आरविडीज गेलर के द्वारा किया गया था। फिनाइलकीटोनुरिया में फिनाइल एलामाइन अमीन अम्ल के उपयोग अनेक अपचयी पथ में होता है। प्रत्येक पथ में एंजाइम भाग लेते हैं। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रोक कर क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी पर नोट करके इसको आप याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो को मैं फिर से स्टार्ट कर दो, फिर से दिखाता हूँ। आप इसको धीरे धीरे क्या करना है, लिख लेना है। कहाँ पे? कॉपी पे, है ना। रोक रोक को वीडियो कॉपी पर लिख लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। देख लीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए और अपने फैमिली के साथ क्या करना है, तो स्वस्थ रहिए।